एहसान फरामोश किस्त नंबर 3। शम्स अगले दिन से ही जाहिद अली के साथ जॉब ढूंढने में लग गया। जाहिद ने इसे अपने जानने वालों के एक दो हवाले दिए जहां शम्स विजिट करके आया, लेकिन नतीजा कोई खातिर खा नहीं निकला। ना तो काम की नौयत मुनासिब थी, ना मुआवजा बाइज्जत था। जाहिद ने भी इसे मना कर दिया कि उजरत में कोई फैसला न करे, ज़रूर कोई बाइज्जत मुलाजमत या काम मिल जाएगा। लेकिन कई रोज़ की तगोदो के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि रोज़गार के तमाम मौक़े अब इस मुल्क में बंद या महदूद हो चुके हैं। सोचने लगा कि अब ज़्यादा दिन तक जाहिद के घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना मुनासिब नहीं। जाहिद की बीवी शुमाइला बिलाशुबा बहुत अच्छी खातून है और इसने एक लम्हे के लिए उकताहट या बेजारी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इस पर एक बोझ ज़रूर है। यकीनन खाना पकाना पड़ता है। इसने काम वाली कोई नहीं रखी थी, वो खुद सारे घर के काम करती। इसका कमरा भी खुद साफ करती है और कभी मुंह नहीं बनाती बल्कि खुशी खुशी करती है। कपड़े किसी धोबी को नहीं देती, बल्कि वॉशिंग मशीन में जिस तरह वो जाहिद के कपड़े डालती है, इसी तरह शम्स के कपड़े भी डालती है और कोई फ़र्क महसूस नहीं करती। लिहाजा शम्स एक बेचैनी और खौफ महसूस करने लगा। इसने फैसला किया कि अब इस घर को छोड़ देना चाहिए और अगर घर के अंदर वो घर के फर्द की तरह रहता है तो फिर इसे घर वालों को हाथ बटाना चाहिए और जिम्मेदारियों में कुछ हिस्सा इसका भी होना चाहिए, ताकि जाहिद का बोझ अगर वो कम नहीं कर सकता तो इस बोझ में इजाफे का बाइस भी ना बने। इस घर के अंदर एक माकूल मुकाम और घर में काम करने का एक माकूल जवाब पैदा करने के लिए इसने एक दिन बैंक जाकर एक सर्टिफिकेट कैश करवाया और जेब नोटों से भरकर मार्केट गया और इसने घर और घर के तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें खरीदी। इससे पहले तो एक सुपर स्टोर में जाकर तमाम राशन खरीदा, जिसमें आटा, चावल, तेल, घी, चीनी, नमक, मिर्चें, दालें, मिसाले, बिस्किट और खुश्क दूध के डिब्बे, चाय की पत्ती, मशरूबात और पता नहीं कितनी चीज़ें खरीद डाली। फिर इसने जाहिद के लिए पैंट और शर्ट का पीस लिया, शुमाइले के लिए साड़ी खरीदी और बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने भी लिए। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके टैक्सी रोकी तो इसने महसूस किया कि अब इसका इज्जत के साथ जाहिद के घर में रहने का जवाब पैदा हो गया है। इसने आज का दिन इसलिए भी बहुत अच्छा था कि इसने चंद रोज़ पहले इंश्योरेंस का काम शुरू किया था और एक पॉलिसी भी बेची थी जिसके कमीशन का चेक इसकी जेब में था, इसलिए वो खुशी खुशी घर गया। ये देखिए। शाम को जब जाहिद घर आया तो शुमाइला ने शम्स के लाए हुए सामान और तोहफे तहफ़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब आपके दोस्त शम्स लाए हैं। जाहिद इतनी सारी चीज़ें देखकर हैरान हो गया। दिन के वक्त जब शम्स ने सामान टैक्सी से उतारा और अंदर रखा तो शुमाइला भी हक्का बक्का रह गई थी। इसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं भाभी जान, मैं ये सब लाया हूँ घर और बच्चों के लिए। लेकिन शुमाइला की ज़ुबान बंद हो गई और जब शम्स ने शुमाइला को समझाने की कोशिश की थी, शुमाइला भी मुतमिन नहीं हुई। देखिए भाईजान, मैं इनमें से किसी चीज़ को छूऊंगी भी नहीं। शुमाइला चीज़ों के करीब से पीछे हट गई। क्यों? शम्स बहुत अपनाए से बोला। इस क्यों का जवाब आप जाहिद से लीजिएगा, जाहिद बहुत खफा होंगे। शुमाइला ने वजाहत की। आप तो खफा ना हो, जाहिद से मैं बात कर लूँगा, शम्स ने कहा और शुमाइला बहुत बेचैनी से जाहिद की आमद का इंतज़ार करने लगी। और जब शाम को जाहिद थका हारा घर पहुंचा तो शम्स इस वक्त अपने कमरे में था और शुमाइला ने जाहिद के आते ही इसे ड्राइंग रूम में पड़े पैकेट्स और दीगर सामान खुर्दो नोश्ती खाते हुए अज़राए हैरत कहा, ये देखिए। क्या है ये? जाहिद अली ने तजस्सुस से पूछा। ये सब आपके दोस्त शम्स लाए हैं, शुमाइला ने कहा। लेकिन ये है क्या? जाहिद अली का तजस्सुस और बढ़ गया। ये राशन है, खाने पीने की चीज़ें हैं और कपड़े हैं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए। सारे तकल्लुफात आज शम्स साहिब ने किए हैं। इतने में शम्स भी अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया। जाहिद अली दम बखुद इसे देखने लगा, बिल्कुल इस तरह हैरत व इस्तिजाब से जैसे शम्स कोई अजनबी और किसी दूसरे सियारे से आई हुई मखलूक हो। इस तरह हैरत से क्या देख रहे हो मुझे? शम्स ने जाहिद की खामोशी के अंदर जैसे इर्ताश पैदा करना चाहा। ये सब क्या है? जाहिद ने हैरत और गुस्से का इजहार करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, थोड़ा सामान है घर के लिए, घर के लोगों के लिए। शम्स ने बात को गैर अहम गर्दानते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस घर के अंदर पेइंग गेस्ट के हैसियत से लाया था। जाहिद ने कहा, नहीं, एक दोस्त की हैसियत से। शम्स ने फ़ौरन जवाब दिया, एक दोस्त की हैसियत से और घर के एक फ़र्द की हैसियत से। जाहिद अली ने मज़ीद वजाहत की, बिल्कुल सही। शम्स जाहिद की बात की तौसीक करते हुए बोला, तो फिर यह तकल्लुफ़ तुमने क्यों किया? जाहिद ने सवाल किया, अगर मैं घर का फ़र्द हूँ तो क्या मेरा यह हक़ नहीं बनता कि मैं घर के लिए सामान ले आऊँ? शम्स ने सवाल किया तो जाहिद ने कहा, तुम इस वक्त बेरोज़गार हो, पैसा कहाँ है तुम्हारे पास? अगर पैसा ना होता तो मैं शॉपिंग कैसे करता बताओ? शम्स ने मज़ीद सवाल पूछा। तुम्हें यकीनन कोई सर्टिफिकेट कैश कराया होगा। जाहिद ने अंदाज़न जवाब दिया, हाँ, मैंने एक सर्टिफिकेट कैश करवाया है और सर्टिफिकेट कैश करवाने के लिए ही होते हैं।
शम्स ने जवाब दिया, फिर कहने लगा, मैंने भी तुम्हें खुशखबरी नहीं सुनाई। वो बीच में ही रह गई। क्या खुशखबरी? जाहिद पहली बात को भूलकर मुतजस्सिस लहजे में बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया है। शम्स ने कहा। तो जाहिद ने पूछा, तो क्या आज एक बड़ी पॉलिसी मैंने बेची जिसका 7,000 रुपये मुझे कमीशन भी मिल गया? वाकई? जाहिद अली चौंका। और क्या, ये रहा इस कमीशन का चेक। शम्स ने जेब से लिफाफे में रखा चेक निकालकर जाहिद अली को दिखाते हुए कहा। जाहिद बहुत खुश हुआ और शम्स को गले से लगाया और मोहब्बत भरे लहजे में शिकायतन बोला, कमीने, हमें सौदा सलफ में उलझा दिया और इतनी बड़ी खुशखबरी हमें नहीं सुना रहा है। क्या सुनाता तुम दोनों मियाँ बीवी ऐसी चढ़ाई मुझ पर कर दी कि संभलने का मौका नहीं मिला। शम्स ने कहा और फिर जाहिद को अपने सीने के साथ लिपटाते हुए जज्बात भरे लहजे में बोला, अरे यार, मैं तो आज बहुत खुश घर आया था और मैंने सोचा था कि अमली तौर पर इस घर का एक हिस्सा, एक फ़र्द भी बन जाऊं। तुम इस घर के फ़र्द हो, लेकिन कुछ नहीं। शम्स ने प्यार से डांट पिलाने के अंदाज में कहा और फिर मजीद बोला, तुम दोनों ने आज मेरा मूड बहुत ख़राब कर दिया है। अब मूड को ठीक कर लो। जाहिद ने कहा। ऐसे नहीं। शम्स बोला, चलो आज खाना कहीं बाहर खाते हैं। मैं इंश्योरेंस की पहली आमदनी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं नौकरी का इरादा तर्क कर दिया है। बीमा पॉलिसियाँ बेचूंगा। वेरी गुड आइडिया, जाहिद ने सराहते हुए कहा। सो कम ऑन, गेट इन, गो आउटसाइड। कहाँ है भाभी जान? इसने एक हाथ जाहिद का और दूसरा शुमाइला का थामा और दोनों को बाहर की तरफ खींचते हुए बोला, बच्चों को बुलाओ। शुमाइला ने सवालिया नज़रों से जाहिद अली को देखा तो जाहिद ने हथियार फेंकते हुए कहा, भाई ठीक है, चलो आज इसकी नई जॉब सेलिब्रेट करते हैं। बुलाओ बच्चों को। और फिर उस दिन सब ने खाना बाहर के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाया और खूब लुत्फ उठाया। इंश्योरेंस का काम तो शम्स ने महज वक्त गुजारी के लिए शुरू किया था ताकि बेरोजगारी का एहसास कम हो और कुछ न कुछ आमदनी का जरिया भी पैदा हो, लेकिन काम ऐसा चल पड़ा कि यके बाद दीगरी इसकी पॉलिसियाँ फरोख्त हुई और नौकरी करने का ख्याल इसके दिल से जाता रहा, क्योंकि मुलाजमत के सिलसिले में इसे तनख्वाह की जो पेशकश 2-3 जगह से हुई थी, इससे ज़्यादा तो एक पॉलिसी फरोख्त करने पर मिल गया था। लिहाजा शम्स ने कुछ तो जाहिद अली के ज़राए इस्तेमाल किए और कुछ अपने राब्ते पैदा किए और बहुत जल्द ही एहसास हो गया कि इसके अंदर इंश्योरेंस एजेंट बनने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं और इसने किसी तारुफ और हवाले के बगैर भी निस्फ दर्जन के करीब पॉलिसियाँ बेच डाली और इस कारोबार से इतना कमीशन मिल गया कि थोड़े से पैसे पास से डालकर भाग दौड़ के लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीद ली और अब जाहिद अली के घर के बाहर एक के बजाय 2 मोटरसाइकिलें खड़ी दिखाई देती। वो सुबह जाहिद के साथ घर से निकल जाता, कभी जाहिद से पहले, कभी कुछ देर बाद में। गर्ज दोनों मोटरसाइकिलें साथ साथ या आगे पीछे घर से निकल जाती और अब चूंकि इस घर के अंदर वो वाकई घर के एक फर्द की हैसियत से रहने लगा था, लिहाजा जाहिद और शुमाइला ने शम्स को इसके मिजाज के साथ कबूल कर लिया। वो अक्सर घर के लिए ज़रूरत की कोई चीज़ खरीद लाता, कभी क्रॉकरी का कोई सेट अच्छा लगता तो ले लेता, कभी कैटलरी खरीद लाता। फल और खुश्क मेवा वगैरह लेकर आना तो इसका मामूल बन गया था। जाहिद और शुमाइला इसका दिल तोड़ने की कोई बात करते और इसे एहसास न होने देते कि वो बाहर का फ़र्द है और वैसे भी वो माली तौर पर घर के ऊपर बोझ नहीं था। और इसने जाहिद अली को यह एहसास दिला दिया था कि घर की गाड़ी खींचना इसका भी फ़र्ज़ है, क्योंकि एक दिन दोनों के दरमियान ठीक ठाक मुदल्लल गुफ्तगू हुई थी। देखो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम घर की चीज़ें लाने की एक रूटीन बना लो, एक दिन जाहिद ने तकरार करते हुए कहा तो शम्स फौरन बोला, देखो जाहिद, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम एक गधे की तरह घर की गाड़ी खींचो और मैं इसको खींचने में तुम्हारी मदद करने के बजाय खुद भी गाड़ी में सवार होकर तुम्हारे बोझ में इजाफा कर दूं। लेकिन जाहिद ने कुछ कहना चाहा तो शम्स ने इसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं मेरी जान, अगर मुझे अपना दोस्त, अपना भाई समझते हो तो मुझे रोको टोको नहीं, वरना फिर कह दो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। रो नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। जाहिद ने आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया और दोनों जज्बाती हो गए। फिर घर के लिए शम्स ने शॉपिंग की तो ना जाहिद ने मना किया ना शुमाइला ने। ये बात भी दुरुस्त थी कि जब शम्स इस घर में रहता है और इंश्योरेंस के ज़रिए अब खूब कमाता और खाता भी है तो फिर इसे अपना अलग घर कर लेना चाहिए और अगर जाहिद के साथ रहना है तो पेइंग गेस्ट की हैसियत से ना सही घर के एक फ़र्द की तरह माली तौर पर जाहिद का हाथ बटाना चाहिए और शम्स ने ऐसा ही किया। वो अपनी मेहनत, अपने मिजाज और घर के मामलात में घर के फ़र्द की तरह दिलचस्पी लेने की बदौलत घर का एक अटूट अंग बन गया। साथ बैठकर खाना पीना, साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, बच्चों को अपनी बाइक पे घुमा लाना। और जाहिद चूँकि अक्सर मसरूफ़ रहता था और शाम को बहुत लेट घर लौटता, लिहाजा अगर शुमाइला को कभी मार्केट तक जाना होता तो शम्स अपनी बाइक पर बिठा के पहुँचाता। हालांकि शुरू में से शम्स के साथ जाते हुए बहुत तामुल महसूस होता
اور ہچکچاہٹ میں محسوس ہوئی، لیکن شمس کے بے تکلفانہ رویے نے اس کی ہچکچاہٹ بہت جلد ختم کر دی، اور شمائلہ کو کبھی خریداری کے لیے بہت ضروری مارکیٹ تک جانا ہوتا تو وہ زاہد کے انتظار کیے بغیر بے تکلفی سے شمس کو پکارتی، شمس بھائی پلیز مجھے ذرا مارکیٹ تک تو ڈراپ کر دیں۔ اور شمس نہ صرف مارکیٹ تک ڈراپ کرتا بلکہ اگر اس کے پاس فرصت ہوتی تو واپس لانے کے لیے انتظار بھی کرتا۔ یہ ایک روٹین بن گئی تھی جس پر نہ تو شمائلہ کو کوئی اعتراض تھا اور نہ زاہد نے کبھی ان معمولات کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا، لیکن معلوم نہیں بچوں نے کیا بات محسوس کی کہ وہ شمس سے کھینچے رہنے لگے۔ انہیں شمس کا رویہ اچھا نہیں لگا۔ مجھے یہ انکل اچھے نہیں لگتے۔ ایک دن دونوں بہن بھائی جب تنہا بیٹھے تھے اینی نے علی سے کہا، اور اس پر اینی نے فوراً جواب دیا، مجھے بھی اچھے نہیں لگتے۔ تمہیں کیوں اچھے نہیں لگتے؟ علی نے معصومی سے پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اینی نے جواب دینے کی بجائے بہت معصومی سے سوال کیا۔ علی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کندھوں کو جھٹکا دے کر گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں۔ اور پھر اینی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم بتاؤ۔ اور اینی نے بھی کندھے ہلا کر بہت معصومی سے کہا، پتہ نہیں۔ اور پھر بچوں کی بات پتہ نہیں پر ختم ہو گئی۔ یہ گن کہاں سے آئی ہے؟ پتہ نہیں۔ اس دن شمس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک شمائلہ کے ہاتھ شمس کے کباٹ میں رکھا ہوا ایک ریوالور ہتھے چڑھا اور ریوالور کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ شمائلہ نے گھر میں جھاڑو پونچھ کے لیے کوئی کام کرنے والی نہیں رکھی تھی، وہ گھر کے سارے کام خود ہی کرتی۔ زاہد صبح صبح کالج کے لیے نکل جاتا، بچے اسکول چلے جاتے اور شمس اپنی موٹر سائیکل دبا کے اپنے کاروبار کو نکل جاتا۔ پیچھے شمائلہ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ جاتی۔ وہ شمس کے کمرے میں بھی جھاڑ پونچھ اور ڈسٹنگ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی۔ شمس نے کئی بار خفت بھی محسوس کی اور کوئی ماسی رکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن شمائلہ نہیں مانی کہ اسے گھر کے کام کاج کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ 1 بجے سے پہلے وہ سارے گھر کے فرش، دیواریں اور فرنیچر وغیرہ شیشے کی طرح چمکا کے رکھ دیتی۔ 1 بجے سے پہلے فارغ ہو کر وہ جلدی کھانا تیار کرتی، کیونکہ 2 بجے تک بچے اسکول سے آ جاتے اور بھوک سے بلا رہے ہوتے تھے۔ زاہد تو صرف رات کا کھانا گھر سے کھاتا تھا اور شمس بھی باہر ہی رہتا، البتہ کبھی کبھار گھر کی طرف سے گزرتا تو لنچ گھر میں کر لیتا، لیکن یہ اس کا معمول نہیں تھا۔ اس بھی جب معمول کے برعکس شمس دن میں کسی کام سے گھر لوٹا تو شمائلہ اس وقت شمس ہی کا کمرہ صاف کر رہی تھی اور جھاڑ پونچھ کرتے ہوئے ایک ریوالور اچانک کباٹ میں رکھے ہوئے کپڑوں کے بیچ میں سے نیچے گرا۔ شمائلہ نے پہلے کبھی کوئی ہتھیار نہیں دیکھا تھا، لہٰذا پہلے تو وہ گن کو دیکھ کر ڈر گئی، پھر ڈرتے ڈرتے جھک کر اسے اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور شمس اندر داخل ہوا۔ ارے آپ؟ وہ چونکی۔ ہاں میں، وہ آرام سے بولا۔ یہ گن کہاں سے آئی؟ شمائلہ نے حیرت و استعجاب سے ریوالور کو الٹ پلٹ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ کمال ہے، آپ کے سامان میں رکھی ہے اور آپ کو پتہ نہیں؟ شمائلہ نے ریوالور کی نال شمس کی طرف گھما کر پوچھا۔ بات یہ کہ جب شہر کا میں نے مکمل طور پر جائزہ لیا تو محسوس کیا کہ اس شہر میں ہر آدمی کو اپنے پاس ایک گن رکھنی چاہیے۔ شمس نے وضاحت کی، سو میں نے ایک گن خرید دی۔ تو یہ بات ہے۔ شمائلہ نے ریوالور کو مزید گھمایا اور شمس کی طرف نشانہ لگا کر لبلبی کے اوپر انگلی رکھ دی۔ احتیاط کریں، یہ چل بھی سکتا ہے۔ شمس نے آگے بڑھ کر شمائلہ کے ہاتھ میں موجود ریوالور کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا۔ کیسے چلے گی؟ مجھے تو چلانا بھی نہیں آتی، شمائلہ نے کہا اور شمس ہنس دیا۔ اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ شمائلہ نے سادگی سے پوچھا اور شمس کہنے لگا، ہنسنے کی بات یہ کہ جس طرح آپ نے ٹریگر دبایا تھا یہ اب تک چل چکا ہوتا تو پھر چلا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ لاک ہے، تالا لگا اس پر، اس کو چلانے سے پہلے ان لاک کرنا پڑتا ہے، یوں۔ اف خدایا، شکر ہے چل نہیں گیا۔ شمائلہ نے خوفزدہ ہو کر ایک جھرجھری لی، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں، میں نے اس میں سے گولیاں نکال لی تھی۔ لو بابا، اسے اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں تو ڈر لگنے لگا۔ شمائلہ نے گن لوٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے اپنے پاس رکھو اور چلانا سیکھو۔ شمس نے واپس ریوالور شمائلہ کے ہاتھوں میں دی اور کہنے لگا، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شمائلہ کی پشت کی طرف گیا اور اپنے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر کے ریوالور کو اس طرح اس کے ہاتھوں میں دبایا کہ ریوالور 2 کی بجائے 4 ہاتھوں میں آ گیا۔ اس کو پکڑ کر رکھنا مضبوطی سے، شمس نے رہنمائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بولنا شروع کیا۔ اب یہ دیکھو، جب تک اس کا لاک نہیں کھلے گا گولی نہیں چلے گی۔ شمس گن کا لاک کھولتے ہوئے اسے ایک ٹیچر کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا، اب دیکھو وہ سامنے رکھا گلدان آپ کا نشانہ ہے، لبلبی دبائیں دیکھو تو گولی چلے گی، دبائیں۔ نہیں نا؟ وہ شمس کے بازو میں کسمس آئی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شمائلہ نے ریوالور چھوڑ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن وہ اس طرح اس کے بازو میں محصور تھی جیسے کسی شکنجے میں کسی ہو۔ ارے ڈریے نہیں، میں نے کہا نا خالی ہے۔ شمس اسے مزید ڈھارس دیتے ہوئے بولا، اگر خالی ہے تو میں نشانہ تبدیل کروں گی۔ شمائلہ اچانک شمس کی طرف مڑ گئی۔ کہاں مارو گی؟ شمس نے پوچھا۔ یہاں۔ شمائلہ نے ریوالور کی نال شمس کی چھاتی پر رکھی
اور ازرہ مذاق کہا تو پھر چلا گولی۔ شمس سینہ تان کر بولا اور شمائلہ نے گولی چلا دی۔ شمائلہ نے گن خالی سمجھ کر گولی چلائی تھی، لیکن ایک گولی شاید اس کے اندر رہ گئی تھی۔ گولی اتنے زور سے چلی کہ نہ صرف کمرہ بلکہ پورے مکان کے دور و دیوار ہل گئے اور ایک چیخ گنبد کی آواز کی طرح فضا میں گونج گئی۔